ये सब दुनिया की सबसे छोटी बांसुरी है। ये मैंने मेरा बड़ा भाई जो नवाब भाई थे उन्होंने बनाई थी। अब योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उन्होंने इतने चार चांद लगा कि जहाँ हमारी बांसुरी लोग नहीं जानते थे वहाँ तक के लोग जानने लगे कि पीलीभीत जो है एक बांसुरी नगरी है। तो ये बांसुरी हमने योगी आदित्यनाथ जी को हमने भेंट करी थी, मैंने खुद करी थी अपने आप ही इन्हीं हाथों से ही। और यही बांसुरी थी इसी में की जो मैंने उनको दी, जो उनके आपको स्क्रीन पर कुछ बांसनुमा चीज़ें दिख रही होंगी। ये बांस नहीं है, ये है बांसुरी नगरी। बांसुरी नगरी का जब नाम आता है तो हो सकता है आपके दिमाग में और जहन में मथुरा का नाम आ रहा हो, लेकिन हम मथुरा में नहीं, पीलीभीत में हैं। पीलीभीत में बांसुरी नगरी है और उसी बांसुरी नगरी में हम आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है और चुनाव का माहौल भी गर्म है, लेकिन चुनाव से इतर हम आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ का ODOP है। हमारे साथ बात करने के लिए भैया, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अरमान नबी है। ये जो बांस है ये कहाँ से आता है आपका? ये बांस असम सिलचर से आता है। सिलचर से। जी। अच्छा, ये बांसुरी वगैरह पड़ी हैं, क्या है इसमें छेद वगैरह करते हैं? हाँ, इसमें छेद होते हैं और ये तभी बांसुरी बनती है। इसको पूरा ट्यूनिंग की जाती है इस बांसुरी की। उसके बाद इसको बहुत सारे काम है जो किए जाते हैं। उसके बाद एक बांसुरी तैयार होती है काफ़ी मेहनत के बाद। जी, काफ़ी समय लग जाता है एक बांसुरी में, काफ़ी समय लग जाता है बनाने के लिए और उतनी ही इसके लिए मेहनत चाहिए होती है उसकी ट्यूनिंग करने के लिए। अच्छा, वर्तमान में हम चीज़ों को देख रहे हैं कि कभी द्वापर युग में श्री कृष्ण की सबसे प्रिय वस्तु अगर यदि कोई थी तो वो बांसुरी हुआ करती थी, ठीक है। और इसके साथ ही कलयुग में भी हमने देखा कि बांसुरी का क्रेज़ रहा और आज भी जब आप मेले में जाइए तो छोटे बच्चे सबसे पहले बांसुरी को खरीदते हैं। लेकिन बांसुरी को खरीदना जितना आसान होता है उससे ज़्यादा कठिन बांसुरी को बजाना होता है। जी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। सबसे कठिन काम जो है वो बांसुरी बनाना नहीं है, उससे कठिन काम है बांसुरी बजाना, बांसुरी सीखना। बांसुरी कोई भी बना लेगा। और मेन चीज़ है कि बांसुरी एक प्रॉपर ट्यून में होना चाहिए जो बांसुरी को मधुर आवाज़ में लाता है, वो उसकी सिर्फ ट्यूनिंग ही है। अब बहुत सारे इंडिया में ऐसे फ्लूट मेकर्स बन गए हैं जिनको ट्यूनिंग नहीं आता है और वो बांसुरी बनाते हैं। और बहुत से ऐसे न्यू बिगिनर्स हैं जिनको ट्यूनिंग के बारे में नॉलेज नहीं है, वो उनकी बांसुरी खरीदते हैं। अच्छा, हम आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि आपका ये जो बांसुरी का कारोबार है लगभग कब से हो रहा है? ये कारोबार हो रहा है मेरे दादाजी के टाइम से, 1953 के टाइम से। जी, 1953 से लगा काम हो रहा है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पहले आपके दादाजी करते थे, फिर पिताजी? जी, और अब मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप इस समय आप कर रहे हैं। अच्छा, इतने सालों में कोरोना का काल भी आया, तो आप ये जो व्यापार है आपका बांसुरी का, इसको आप कैसे देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से मदद होती है? और स्तर जो हमें दिख रहा है कि बांसुरी का ग्राफ जो है वो गिर रहा है देश के अंदर, तो इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से क्या किया गया है? सरकार की तरफ से बहुत सारा योगदान किया गया है। जैसे पीलीभीत को एक बांसुरी नगरी का नाम दे दिया, उससे ये है कि काफ़ी लोग अब जानते हैं एज अ बांसुरी नगरी। जैसे हमारा मुरादाबाद पीतल नगरी, पीतल का काम होता तो वहाँ जाना जाता। ऐसे ही अब पीलीभीत को पहचान मिली है बांसुरी नगरी के नाम से और ये बहुत अच्छी बात है कि हर बंदा पहचानता है इसके नाम से। वरना बहुत लोग नहीं जानते थे, बहुत कम लोग जानते थे कि पीलीभीत में बांसुरी बनती है। अब तो सभी को पता है ऑलमोस्ट कि पीलीभीत एक ऐसी जगह है जहाँ से बांसुरी 90% मैन्युफैक्चर होती है। यहाँ से बनने के बाद आपकी जो बांसुरी है पूरे देश में सप्लाई? बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड वाइड सप्लाई होती है बांसुरी। यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया भी सप्लाई होती है। बिल्कुल। अच्छा, और ये जो बांस आप बता रहे हैं कि आसाम से आता है, तो ये कैसे गाड़ियों से आता है, किससे, ट्रेन से आता है या ट्रक वगैरह से आता है? देखिए, पहले तो 2010-15 तक ये आता था ट्रेन से माल। अब उसके बाद जैसे जैसे ट्रेनें बंद होती गई, जैसे पहले असम में चलती थी छोटी लाइन मीटर गेज, अब जो चलने लगी वहाँ पे बड़ी लाइन चलने लगी, तो उसके कारण जो है किराया थोड़ा कॉस्टली हुआ यहाँ के लोगों के लिए। तो उन्होंने सोचा फिर इससे मंगाया जाए। ट्रेन में भी बंद हो गई तो फिर वो ट्रक से आने लगा माल। ट्रक से अब बहुत ज़्यादा कॉस्टली आता है, इतना कॉस्टली ट्रेन से नहीं था जितना कॉस्टली अब ट्रक से आता।
ये आपको बांस की तरह की चीजें दिखेंगी, ये बांसी है, इसे बांसी बोलते हाँ, हैं, ये बांस। बांसी है। हाँ, बांस। और इसी की बांसुरी बनती है। ये हाँ। 20 इंच का बांस है। अच्छा। हाँ, इसकी आपको सी मेटल की बांसुरी बनेगी। अच्छा, सी मेटल की। जी जी। अच्छा, टेढ़ी बांसुरी भी होती हैं क्या? लोग कहते हैं कि अगर बांसुरी टेढ़ी है तो बजती नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली बात ये है, आजकल के लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। जो मेन चीज़ है वो उन्हें चाहिए राउंड और स्ट्रेट बाम्बू, और वही हम देते हैं। टेढ़ी बांसुरी बहुत कम, जैसे किसी को गिफ्ट करना है उसके लिए टेढ़ी बांसुरी बनाई जाती है। बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ है या फैक्ट कह लो आप, कि ये बजती नहीं है। सारी बांसुरी बजती है अगर वो प्रॉपर ट्यून में हो तो। अच्छा, आपका जब हम आपके यहाँ पर आए तो इस समय क्या कारोबार बंद चल रहा है? क्योंकि आपके यहाँ पे लेबर वगैरह भी रहते थे, इस टाइम पे नहीं दिख रहे हैं। हाँ, तो बिल्कुल। क्या है? इस टाइम देखिए ये है कि थोड़ा बहुत ठंड भी है, और थोड़ा जैसे ये है कि लॉकडाउन लगने को, तो उस हिसाब से काम बहुत ज़्यादा डाउन है। ऐसा नहीं है कि चल नहीं रहा है, डाउन है काम। मार्केट ही डाउन है पूरी। ऐसा नहीं है कि हमारे काम, ऑल ओवर इंडिया डाउन है। अच्छा, बांसुरी की प्राइस बताएंगे कितने से स्टार्टिंग होके कहाँ तक जाती है? हमारा जो बांसुरी का प्राइस है वो स्टार्ट है 10 रुपये से, और वो जाएगा अपना 2500 तक। अच्छा, हाँ, 2500 तक। अच्छा, हम देखते हैं मेले में जब बच्चे जाते हैं तो बांसुरी लेते हैं, तो वो बांस क्या यहीं से जाता है या आप लोगों से वो लोग ले जाते हैं, घर पे जाके बांसुरी बनाते हैं? देखिए ऐसा है, जैसे अपना मथुरा है, हरिद्वार है, यहाँ हम सप्लाई करते हैं बांसुरी, तो यहाँ से वो बिकती है मेलों में। और हमारे पास से भी कई लोग ले जाते हैं, जैसे मेले करने वाले हैं वो भी ले जाते हैं बांसुरी। बांस ले जाते हैं? नहीं, बांस भी बांसुरी ले जाते हैं, बना, बांसुरी हाँ भी ले बांस भी ले जाते हैं, बनी बनाई बांसुरी भी ले जाते हैं। अच्छा। ये है, जैसे ये पीस जो है वो गल चुका, इसको आप तोड़ोगे ये टूट गया। हाँ, ये देखिए। अच्छा, पानी पड़ता है तो बांस की तो खासियत ये होती है, पानी पड़ा नहीं कि बांस खराब हो जाता है ये ना? भी होता है। और दूसरी बात ये है कि जैसे फंगस लग जाता है इसमें, ज़्यादा टाइम बांस रखो इसकी, अगर हम देखभाल नहीं करेंगे तो इसको फंगस लग जाएगा इसके अंदर और बांस खराब हो जाएगा हमारा। तो ये भी, इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है, बांस को क्वालिटी इसकी मेंटेन करना पड़ती है। अच्छा, दादाजी ने आपके व्यापार ये कैसे शुरू किया? उस समय तो बड़ी कठिनाई आई होगी, बताते हैं क्या कहानी है दादाजी के ये व्यापार शुरू करने के पीछे? कहानी एक्चुअली ये है कि उन्होंने भी कहीं देखा था ये, उस टाइम पे नरकुल चलता था, उन्होंने नरकुल की बांस देखी थी, बांसुरी नरकुल की देखी थी उन्होंने। उसके बाद उनके अंदर एक आइडिया आया कि मैं भी इसको बनाकर देखूं क्या है। तो फिर वो असम गए, वहाँ से उन्होंने बांस वगैरह जो लेना थे, उसके बाद वो पीलीभीत लाए। उन्होंने अपने माइंड लगाकर जो था वो बनाया, और वो लोगों को पसंद भी आया। तो उसके बाद उन्होंने सोचा चलो मैं इसको ट्रेड करता हूँ, हो सकता है बिके मेरा। तो वही हुआ, उनको थोड़ी बहुत नॉलेज भी आई उसके बाद, तो फिर वो करने लगे यही काम, और अच्छा भी चलने लगा वो बिज़नेस। तब से लेके जब तक उन्होंने मेरे पापा को सिखाया। नहीं, उसके बताते हैं कि फिर वो पाकिस्तान से भी बांस वगैरह लाते रहे, बीच में दिक्कत आई थी यहाँ पे, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा कुछ अब लोगों का क्या है, लेकिन जो बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा। लोग तो कहते हैं कि हमने स्टार्ट की ये वो, लेकिन जो है वो है। एक्चुअल चीज़ यही है कि बांस और बांसुरी जो है, बांस यहाँ पे आसाम से आता है और बांसुरी यहीं पे बनती है। और शुरुआत इसकी भैया बता रहे हैं कि साल 1953 से की गई थी, और इसके साथ ही पूरे भारत में यहाँ से बांसुरी सप्लाई की जाती है। देखिए जैसे ये हमारा कच्चा बांस है, ये हमारा बिल्कुल कच्चा रॉ बांस है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं बढ़िया करके, इसकी ट्यूनिंग करते हैं। और जो ट्यूनिंग करने के बाद बांसुरी आती है, बनाने के बाद बांसुरी आती है, वो कुछ इस तरह की आती है। ये रॉ मटेरियल है आपका, ये रॉ बांस मटेरियल है। और ये जो है ट्यूनिंग करने के बाद, बनाने के बाद, बिल्कुल बनाने के बाद देखिए कितनी खूबसूरत सी ये बांसुरी है। और हम लोग इससे बड़ी भी बांसुरी बनाते हैं, लाइक 5 फुट, उससे बड़ी, जैसे जैसा ऑर्डर मिलता है। शंख फ्लूट भी हम लोग बनाते हैं जी। अच्छा, और भी ये बांसुरी पड़ी यहाँ पे रखी हुई हैं, और बड़ी बड़ी बांसुरी हैं इससे। इतनी बड़ी बड़ी बांसुरी लोग बजाते हैं? बिल्कुल बजाते हैं, और इतनी बड़ी बांसुरी वही लोग बजाते हैं जो आर्टिस्ट कहलाते हैं। बाकी ये हर नॉर्मल बंदे की बस की बात नहीं है इतनी बड़ी बांसुरी बजाना। हम लोगों के तो बिल्कुल बस की बात नहीं है, क्योंकि जब हम मेले में जाते थे तो बांसुरी खरीदते ज़रूर थे, लेकिन बजा कभी नहीं पाए, है ना? और ये जो है बांस, इसमें तो बहुत इसकी क्वालिटी मेंटेन करना पड़ती है बांसुरी बनाने के लिए। मार्केट में क्या रेट बिकती होगी? ये देखिए इसका रेट जो है वो इसका 3000 रुपये का रेट है। 3000 का? हाँ, ये बांसुरी 3000 की है? बिल्कुल। ये सी बेस की बांसुरी है जी।
सी बेस की क्या कैसे? ये एक्चुअली इसके कोडिंग होते हैं, सी बेस, जी बेस, डी बेस, ई बेस, एफ बेस, एफ शार्प बेस, ये सब इसके बेस के कोडिंग है। बेस मतलब बड़ी बांसुरी को बेस कहलाता है, और जो छोटी बांसुरी होती है हमारी उनको मिडिल फ्लूट कहलाया जाता है, और उससे भी छोटी आती हैं जिनको स्मॉल फ्लूट्स कहलाया जाता है। तो ये सी बेस में 1 2 3 4 5 6 7 छेद हैं। नहीं, इसको हम 6 सुरा मानते हैं। ये तो है हमारा ब्लोइंग होल, और ये जो है मेन हमारे होल हैं, ये बजाने के लिए हैं। एक हमारा बांसुरी में 7 होल भी होता है, जैसे ये है, इसको हम यूज़ करते हैं बांसुरी को, हम जैसे अप डाउन हमें करना हो सुर का, तो उसके लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कस्टमर की डिमांड आती है, हमें यहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, वहाँ चाहिए, तो ये उसकी डिमांड पे बनता है। जी, डिमांड पे ही बनती है। जी जी, बहुत से लोग होते हैं लेफ्ट हैंडेड होते हैं, उन्हें चाहिए यहाँ, तो उनके लिए वैसे बनता है। जी। और भैया कोई बांसुरी जो आप हमें दिखाना चाहें? छोट मैं आपको फिर और नीचे दिखाऊंगा, जो मेरा शोकेस है वहाँ आपको सारी बांसुरी दिखेंगी। बाकी तो इसमें बांसुरी आप जितनी बांसुरी देखो वो कम है। ये देखिए, ये बांसुरी है, इसको ऐसे रख दें भैया। ये क्या पूरा फ्लूट का बॉक्स है? ये एक्चुअली फ्लूट सेट है। ये हम कस्टमर की डिमांड पे फ्लूट सेट बनाते हैं। इसमें सारे स्केल्स की आपको फ्लूट मिलेंगी, और ये मिडिल फ्लूट सेट है। ऐसा बेस फ्लूट सेट भी आता है। अच्छा जी, ये सब हम कस्टमर की डिमांड पर ही बनाते हैं, जैसा उनको चाहिए होता है, एज इट इज़ वैसा ही। अच्छा। और भी कई सारे यहाँ पे सेट रखे हुए हैं। और भी कई सारे हैं, बेस फ्लूट्स के सेट्स भी हैं, मिडिल फ्लूट्स के सेट भी हैं, और स्मॉल फ्लूट्स के सेट भी हम बनाते हैं। इस सेट में कितनी बांसुरी होती हैं लगभग? इस सेट में 13 बांसुरी हैं हमारी, और ये 13 बांसुरी का सेट है। अच्छा, 13 बांसुरी का जी सेट जी। होता है। ये सब जो है रॉ मटेरियल है, और इस सारे बांस की बेस फ्लूट ही बनती है। ये सारे बांस की बेस फ्लूट ही बनती है, और ये इसको शंख फ्लूट के लिए भी यूज़ किया जाता है। इससे और जो लंबे लंबे बांस आते हैं वो भी हैं हमारे पास, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देखिए, ये बांसुरी का कारोबार यहाँ पर होता है, और यहीं से पूरे देश में माल सप्लाई भी होता है। लेकिन हम आपको बताएं, जब हम पीलीभीत आ रहे थे, तो जैसे ही हम पीलीभीत के अंदर घुसते हैं तो हमें एक बांसुरी चौराहा मिलता है। बांसुरी चौराहा मिलता है तो एक अंदर एक खुशी उत्पन्न होती है, और लगता है कि बांसुरी पीलीभीत की नगरी भी है, और बांसुरी नगरी के नाम से पीलीभीत जाना भी जाता है। लेकिन इसके साथ ही जब हम पीलीभीत के अंदर घुसते हैं, लोगों से पूछते हैं, तो उनको बांसुरी के कारोबार के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। वो ये तो कहते हैं कि हाँ, कुछ घरों में बांसुरी बनाई जाती है। लेकिन पूछते पूछते हम भैया के यहाँ पे आए, और भैया ने हमें बताया कि 1953 से ये कारोबार कर रहे हैं, और ये आपकी तीसरी पीढ़ी है। बिल्कुल, है ना, तीसरी जी, पीढ़ी है जो बिल्कुल, आप बिल्कुल, इस काम पे लगे हुए हैं। शमशाद अहमद जी के यहाँ पर हम हैं, और यहीं से फ्लूट का जो कारोबार है शुरू हुआ था 1953 में। यहाँ जो बांस हैं वो आसाम से आते हैं, और यहीं से पूरे देश में बांसुरी की सप्लाई होती है, पूरे देश में बांसुरी जाती है। आप देखिए, यहाँ तमाम तरह की बांसुरी हैं। ज़्यादा जानकारी तो हम नहीं रखते हैं, लेकिन ये बांसुरी जो है हम पहली बार देख रहे हैं। ये सर बता रहे हैं कि ये दुनिया की सबसे छोटी बांसुरी, ये सब दुनिया की सबसे छोटी बांसुरी है। ये मैंने, मेरे बड़े भाई जो नवाब भाई थे, उन्होंने बनाई थी। और ये भी सब बांसुरी नवाब भाई की बनी हुई है। इसमें मैं नहीं बनाती हूँ, मैं बहुत छोटा सा कारीगर हूँ। जो हरिप्रसाद चौरसिया, रघुनाथ सेठ, हिंदुस्तान के जितने फ्लूट प्लेयर हैं, सभी इन्हीं हाथों की बनाई हुई जो है बजाते हैं। और मेरा काम जो है पुश्तैनी काम है। मैंने अपने पिताजी से सीखा, अपने भाई साहब से सीखा है। और इसमें जो है असल में इसमें काम में कमी जब ये आई कि लॉकडाउन ने तो हमें बिल्कुल पिछाड़ के फेंक दिया। क्योंकि पहले 1 लाख का, 50,000 का, 20,000 का जो ऑर्डर आते थे एक्सपोर्ट के, उसमें 50 चूल्हे जलते थे। अब जो है ना के बराबर ऑर्डर आ रहे हैं, कम आ रहा है, मेले ठेले बंद हो गए। तो इस चक्कर में जो है सारा काम जो है डाउन होता चला जा रहा है। तो इसमें जो है हम आगे की तरक्की नहीं कर पा रहे हैं।
समझे नहीं। हाँ, कोरोना के समय पे मेलों पे रोक लग गई थी। दशहरा मेला होता है, मथुरा में मेले होते हैं, है ना, द्वारका में मेले होते हैं। तो इन सब मेलों में जब रोक लग गई तो आपके कारोबार में भी कमी देखने को मिल रही है। बहुत बहुत ज़्यादा कमी हो गई है जी। बस ये जो मेले थे वो भी सारे बंद हो गए, तो इसलिए कारीगर भी इस पे रुचि ज़्यादा नहीं ले पा रहा है। अब ये थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा चल रहा है, मतलब मज़ा नहीं आ रहा कोई काम में। धीरे धीरे सरक रहा बस है। बस बस अब योगी जी ने इतना अच्छा काम किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में उन्होंने इतने चार चांद लगा कि जहाँ हमारी बांसी लोग नहीं जानते थे वहाँ तक के लोग जानने लगे कि पीलीभीत जो है बांसी नगरी है, और पीलीभीत जो है बांसी नगरी भी पीलीभीत में ही बांसुरी बनती है। तो यहाँ से जितने भी बाहर से गुजरते हैं रोड से, तो एक चौराहे पर उन्होंने बड़ी सी बांसी लगवा दी है, तो उसमें ये लगता है कि हाँ पीलीभीत में एक बांसी उत्पाद होता है। अच्छा, जब आप लोग असम से बांस लाते हैं तो कोई बांस लाने में दिक्कत होती है या आसाम से पहले गुवाहाटी से लामडिंग तक छोटी लाइन थी, उसके बाद ये बड़ी लाइन अब पड़ी है। अब पूरा साबुत 8 फीटा 15 फीटा माल आता था, अब ये कट पीस में आ रहा है 14 इंची 15 इंची। तो वहाँ पे मशीनें लगी, वहाँ मशीनों से कट करके अब ट्रक में लोड होकर के आता है। ट्रक से हमको भाड़ा जो है वो महंगा पड़ता, माल सस्ता है, भाड़ा महंगा है। भाड़ा महंगा है। इस चक्कर में जो जब तक आता है, आने के बाद उसमें छाटबीन निकलने के बाद उसमें बहुत कम मार्जिन नहीं निकल पाता है, इसलिए जो है सारा काम बिछड़ता चला जा रहा है। अच्छा, हम चाहेंगे कि जो आप बांसुरी लिए हुए इसको बजा के भी अगर दिखा देते हमें। बैठ जाइए, आराम से बात करते हैं। क्या बात है। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों। समझ गए हैं। अच्छा, इसके अलावा और कोई धुन? हाँ, और भी बहुत सी।
क्या बात है, बहुत ही सुंदर। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये भी करना चाहेंगे कि आप इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं, इसके साथ इतने अच्छे आप शिल्पकार भी हैं, हस्तशिल्प कला से आप स्वयं इस बांसुरी को तैयार करते हैं, इतनी मेहनत लगती है। तो ये बांसुरी बजाना आपने कैसे सीखा? अपने पिताजी से, मैंने अपने वालिद से? पिताजी से सीखा, अपने वालिद साहब से इस बांसुरी को मैंने बनाना भी सीखा, बजाना भी सीखा। और जब कभी कभी मैं काम गलत हो जाता था तो मेरे पास बड़ा गुस्सा होते थे कि काम को मैंने इस तरह से बताया, आपने इस तरह से क्यों नहीं किया। तो एक बार मैं बांसुरी बजा रहा था तो मेरे एक बड़ी जोर से मारा, बोली सुर को यहाँ से लेके आइए, ये पंचम कहाँ बोलेगी, इसकी मध्यम कहाँ बोलेगी, इसका स्वर कैसे होंगे। तो सब पूरी उन्होंने सिखाया था। कई बार मैं उनके हाथों से पिटा भी हूँ और इतना पिटा हूँ कि बस पूछो मत। उनका काम गलत हुआ, गुरुजी अगर मेरे काम अच्छा भी कर रहा है तब भी मुझे लगता था कि कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब बात आता था कि बाबूजी थोड़ा काम गलत हुआ है, बोले तो बैठा है मुझे बता नहीं रहे आप। मैंने बाबूजी मैं देख तो रहा हूँ आपका काम को, लेकिन मैं डर के मारे आपको बता नहीं पा रहा हूँ, आप मेरे गुरु हो इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ आपको, समझे नहीं। तो उन्होंने मुझको डांटा, बेटा नहीं, कोई काम मुझसे भी गलत हो सकता है, तो आप मुझे बता रहे हैं, कोई बात नहीं बेटा, सीखो इस काम को। तो मैं उनके काम को लेकर चल रहा हूँ बाबूजी के। अच्छा, एक चीज़ और होती है कि अमूमन हम देखते हैं व्यापार में कि विरासत जो है आगे बढ़ती है, लेकिन बांसुरी एक ऐसा कारोबार है कि आप जो आपके वालिद साहब करते रहे, आपके पिताजी करते रहे और दादाजी करते रहे, उस समय और इस समय के समय में बहुत अंतर है। वो व्यापार एक बहुत तगड़ा हुआ करता होगा, बहुत अच्छा हुआ करता है ना। और अब देखा जाए तो संस्कृति में कहीं ना कहीं आप गिरावट भी देख रहे होंगे। हाँ, गिरावट है ना। तो ऐसे में हमारे अरमान भैया कह रहे हैं कि उन्होंने इस कारोबार को संभाला है, तो अंदर से क्या एक हिचकिचाहट पैदा नहीं होती कि आप इस काम को कैसे आगे ले जाएंगे, कैसे संभालेंगे? देखिए, गवर्नमेंट हमारा साथ देगी तो ये काम उरूज पे पहुंच जाएगा, और गवर्नमेंट हमारे साथ नहीं होगी तो हम काम बढ़ते चला जाएगा। अभी गवर्नमेंट ने एक अच्छा काम किया है कि बांसुरी वालों को लोन भी दिया उन्होंने। हाँ, लोन में हुआ क्या है, यहाँ पे इन्होंने इस समय लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन में हमने 5 लाख रुपए का माल मंगाया, 5 लाख हम 2.5 लाख रुपए का हमने आसाम को भेज दिया, 2.5 लाख रुपए का हमने इस पे लगा दिया है, तो 5 लाख रुपए इसमें पूरा सिमट के आ गया। अब हम इस माल को बेचे कहाँ पे, ये हमारी समझ में नहीं आई। समस्या हमारी यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। एक्सपोर्ट सारा बंद हो गया हिंदुस्तान का, छोटे छोटे मेले रह गए, उसमें पूर्ति हो नहीं पाती। जब तक ये इसका एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा तब तक ये इसकी बांसुरी आगे नहीं। माल तैयार रखा हुआ है आपके पास और समस्या जो है वो बेचने में आ रही है ना। समस्या बेचने में आ रही है, इसी वजह से हम ये समझ में आ रहा है कि बैंक ने जो हमें लोन दिया है हम उसको किस तरह से भरपाई करें, किस तरह से उसको इस्तेमाल करें, ये बहुत बड़ी समस्या। हाँ, कैसे भरपाई करें, कैसे हम जमा करें। माल रखा हुआ तैयार होके आ गया हमारा, आसाम से भी आ गया, तैयार भी हो गया, हम बेचे कहाँ पे, हमारी ये समझ में नहीं आ रहा है। इससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये हम उस भारत की बात कर रहे हैं जहाँ भारत में संस्कृतियाँ अपने आप में एक मिसाल पेश करती हैं। खुल गया इसका, अगर एक्सपोर्ट खुल गया तो बांसुरी तो बहुत ही जाएगी, इतनी जाएगी कि हमको बनाने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। उसमें 500 कारीगरों को वो भी इसमें जोड़ेंगे, जब मिलेगी नहीं कुछ तो कौन क्या करेगा। तो बहुत से लोग कुछ कर रहे हैं जो उसके समझ में आ रहा है, अपना अपना धीरे धीरे काम जो है बदल रहा है, क्या करा जाए। हालांकि इससे बढ़िया कोई काम नहीं लगा मुझे। घर बैठे बनाइए, घर बैठे करिए और घर बैठे बिक जाता माल, और क्या चाहिए। लोग मार्केटिंग देखते हैं, हमें मार्केटिंग देखने की जरूरत भी नहीं पड़ती। आप भैया अरमान जी, आप चाचा जी से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे, तो आपने बांसुरी बजाना भी सीखा है? बिल्कुल सीखा है, और चाचा जी ने ही सब कुछ सिखाया है। एक्चुअली आप ये समझिए ये मेरी बैकबोन है। जो बैकबोन होता है तो वही है ये, हर जगह मुझे सपोर्ट करना है। और मुझे पहले तो अब से 2 साल पहले तक मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, तब आप छोटे भी थे। बिल्कुल, लेकिन जब इन्होंने मुझे होल्ड किया एक तरीके से कि नहीं तुम करो, हम हैं तुम्हारे पीछे। अब जैसे ये चाचा जी बताते हैं कि इनके ये अपने वालिद साहब से पिटते थे, डांटते भी थे इनको कि भाई गलत कर रहे हो आप चीज़, तो आप ठीक करो। ऐसे ही ये मुझे डांटते हैं, मारते नहीं हैं, लेकिन जैसे ये है कुछ मैं गलत कर रहा हूँ, होल वगैरह कुछ भी गलत कर रहा हूँ, तो उसको ये डांट के बताते हैं कि नहीं ये गलत है, आप इसको ठीक करो, आप इसको इस ट्यून में लाओ, ये करो वो करो। तो सब जो है इनसे ही सीखा हूँ मैं। और अभी जो है कुछ भी नहीं सीखा हूँ, मतलब जो एक होना चाहिए इनके मुकाबले का वो कुछ भी नहीं, और ना ही इनके मुकाबले पीलीभीत में कोई है। अच्छा, आप बता रहे थे कि आपके जो पिताजी हैं वो भी हाल ही में एक्सपायर हुए कोरोना के टाइम पे, है ना। तो उसके बाद आपने अपने व्यापार को कैसे संभाला? बहुत सारी मुसीबतें आई होंगी।
एक्चुअली देखिए हुआ ये, जब उनकी डेथ हुई तो उसके बाद मेरे को इस काम की बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे चाचा मेरी बैकबोन है, तो इन्होंने ही मुझे सारा आइडिया दिया कि किस तरह मैं इसको करूं, किस तरह मैं आगे ले जाऊं। आज जो है मैं इनके नक्शे कदम पर चलकर इस काम को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले गया हूं, और आगे भी मैं सोचता हूं कि ये एक मेरा पुश्तैनी काम है, तो मैं इसको और ऊपर ले जाऊँ। आपके यहाँ पे बांसुरी महोत्सव भी लग होता हाँ, पीलीभीत बांसुरी महोत्सव में भी हमने अपनी दुकान लगाई थी। तो ये है, छोटे छोटे मेले निकल रहे हैं, गवर्नमेंट देती है हमें, पहुंचाती है, वहाँ पे हम अपना ऐड करते हैं, अपना बिकती हैं बांसुरी, और काफ़ी बिकती हैं, ऐसी बात नहीं। ये भैया ये बांसुरी थोड़ा अलग किस्म की दिख रही है, तो इसके बारे में आप हमें बताएंगे कि ये कौन सी बांसुरी है, क्या है? ये साइड फ्लूट है। अच्छा, ये अब हम बोलते हैं ई नोट। ई नोट हारमोनियम का सफ़ेद तीन। तो इसको बनाना, इसको बजाना दोनों का कठिन है। इसकी पहले लेंथ कितनी है, इसका वाइब्रेशन कितना है, इसका डायमीटर कितना है, इस मेजरमेंट के हिसाब से इसमें होल किए जाते हैं, समझे नहीं। फिर इसको ट्यूनिंग चेक करना पड़ती है। जब ट्यूनिंग चेक हो जाती है, जब तक हमारा मन नहीं भरता है ओके नहीं है, जब तक नहीं। अच्छा। वरना चढ़ जाता है, उतर जाती है मौसम के हिसाब से ही, वैसे भी। तो ये बांसुरी हमने योगी आदित्यनाथ जी को हमने भेंट करी थी, मैंने खुद करी थी अपने आप ही, इन्हीं हाथों से ही। और यही बांसुरी थी इसी में की, जो मैंने उनको दी, वो उनके शोरूम में लगी हुई है आदित्यनाथ योगी जी के। बोले इसको मैं अपने सीने से लगा करके अपनी शोरूम में रखूँगा, तो उन्होंने रखी है अपने उनके शोरूम में। जब भी कभी आप जाएंगे तो मिलेगी उनकी दुकान। ये सब बनाना बजाना दोनों कठिन है इसका, आड़ी बांसुरी का। अच्छा, एक सवाल और था कि जो बांस आपका आसाम से आता है, वो बांस क्या अपने यहाँ पे नहीं हो सकता पीलीभीत में? क्या वो पीलीभीत में तो वैसे डीएम साहब ने बड़ा अच्छा काम किया यहाँ पे। यहाँ पे आसाम से जो है पौध मंगवाई है, यहाँ लगाई है। और मैं भी देख करके आया था, उस समय कम से कम 1-1.5 फीट की 2 फीट की पौध लगी हुई थी। और वो उसको 6 महीने हो गए, जाकर के डीएम साहब दिखवाएंगे मुझसे, मैंने उसकी रिसर्च की, तो वो बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब उसमें यहाँ के क्लाइमेट से वहाँ के क्लाइमेट से क्या फ़र्क पड़ता है उसके बांस के ऊपर। वैसे ही अब से कम 20 साल पहले यहाँ पे जो एक माला जंगल है, वहाँ पे एक साहब आसाम से अपनी पौध लेकर के आए थे। मेरे भाई नवाब भाई से उन्होंने संपर्क किया था, उन्होंने देखने भी गए थे, मैं भी गया था। तो उन्होंने पानी में तो लगाया था, पानी भी 24 आवर देते थे। वो बांस बढ़ गया था, लंबाई भी बढ़ गई थी, लेकिन उसमें जो ताकत आना चाहिए थी वो ताकत नहीं। आसाम के बांस में ताकत है, जो गॉड गिफ्ट जो वहाँ पे है, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। क्योंकि मैंने देखा लंबाई तो बढ़ गई, सब जब मैं पकड़ा दब गया था। अब जो वहाँ से नई नई वैरायटी इन्होंने डीएम साहब ने लगवाई हैं पीलीभीत के अंदर, अब ये कितना सक्सेस होता है इसमें थोड़ा सा समय लगेगा। अभी कम से कम 5-6 महीने और लगेंगे, तब ये जाकर के अपने पता चल पाएगा क्या है क्या नहीं। ये प्रोत्साहन स्वरूप दिया गया था श्रीमती हिना परवीन जी को, जो कि नवाब जी की धर्मपत्नी हैं। और आज जो बांसुरी है वो आज भी अपने उस सम्मान का इंतज़ार कर रही है
पीलीभीत बांसुरी नगरी के नाम से तो जानी जाती है, लेकिन नवाब जी को जो इस बांसुरी के प्रति जो सम्मान मिलना चाहिए था, जो हक मिलना चाहिए था, वो शायद आज भी नहीं मिला है। आज उनके 17 साल के बेटे हैं जो इस कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं और बड़े उत्साह के साथ बढ़ा रहे हैं, बड़े जोश और उमंग के साथ बढ़ा रहे हैं। उनका ये कहना है कि फ़िलहाल भले ही कारोबार आज डाउन हो, लेकिन आने वाले समय में ये कारोबार तरक्की करेगा। ये थी पीलीभीत की बांसुरी नगरी की कहानी जो हमने आपको दिखाई। बांसुरी जो है हमारे देश का बहुत बड़ा वाद्य यंत्र है और आज इसकी स्थिति क्या है, लेकिन आने वाले समय में ये स्थिति संवर जाएगी, क्योंकि ये संस्कृति इतनी बड़ी है कि ये मथुरा से होते हुए द्वारका तक जाती है ना। मथुरा, द्वारका, कश्मीर और कन्याकुमारी, इन सारी चीज़ों को जोड़ती है, तब भारत की संस्कृति तैयार होती है। और यही कारण है कि चाचा जी कह रहे हैं कि यदि एक्सपोर्ट खुल गया तो इस व्यापार में अच्छी खासी बरकत हो सकती है। बहुत बढ़िया हो जाएगा, फिर तो काम तो दिन दूना रात चौगुनी हो जाएगी फिर तो काम में, समझे नहीं। चलिए, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। कैमरा पर्सन आलम अलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।